एक शांत जंगल के बीचों बीच एक खूबसूरत सा घर है। यहाँ रहता है ईश, जो पेशे से एक जियोलॉजिस्ट है। उसकी ज़िंदगी बहुत सादी और शांत है। वो अकेले रहता है और प्रकृति के बीच अपना समय बिताता है। एक सुबह ईश जल्दी उठता है। वो तैयार होकर अपने काम के लिए निकलता है। उसका इरादा होता है पास की खदान में जाकर पत्थरों की जांच करने का। रास्ते में उसका फ़ोन बजता है। उसकी माँ कॉल कर रही होती हैं, लेकिन ईश उस कॉल को नज़रअंदाज कर देता है और आगे बढ़ जाता है। खदान पर पहुंचकर वह अपना काम शुरू करता है। सब कुछ सामान्य चल रहा होता है। तभी अचानक एक सांप आकर उसके हाथ पर काट लेता है। ईश घबरा जाता है। वह तुरंत फ़ोन निकालता है मदद के लिए कॉल करने के लिए, लेकिन उसका फ़ोन हाथ से फिसल कर नीचे पहाड़ी में गिर जाता है। अब वह बिल्कुल अकेला है। घबराहट में वह एक चाकू निकालता है और अपने जख्म को थोड़ा काट कर जहर निकालने की कोशिश करता है। वह अपने मुंह से जहर चूसता है और जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ भागता है। घर पहुंचते ही वह पानी पीता है और बिस्तर पर गिर जाता है। धीरे धीरे उसका शरीर कमज़ोर होने लगता है। उसकी आंखें भारी हो जाती हैं और वह खुश्क होने लगता है। कुछ घंटों बाद उसकी हालत और ख़राब हो जाती है। उसका हाथ बुरी तरह सूज जाता है। वह हिल भी नहीं पा रहा होता। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है और बाहर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाता। शाम तक वह किसी तरह बिस्तर से नीचे गिरता है और पानी लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर इतना कमज़ोर हो चुका होता है कि वह ठीक से चल भी नहीं पाता। वहाँ पानी गिरा देता है और मजबूरी में ज़मीन से ही चाट कर पीता है। वह बार बार अपनी माँ को पुकारता है। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है, हम तुमसे प्यार करते हैं। इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कई दिन गुजर जाते हैं। अचानक एक दिन ईश की आंख खुलती है। वह खुद को पहले से बेहतर महसूस करता है। उसका हाथ भी ठीक हो चुका होता है। वह उठता है, अपने घर को साफ करता है और कार में बैठकर शहर की तरफ निकलता है। लेकिन जैसे ही वह शहर में पहुंचता है, उसे कुछ अजीब लगता है। सड़कें खाली होती हैं, कोई इंसान नहीं, हर तरफ सन्नाटा। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक सड़ा हुआ शव दिखता है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वह आगे बढ़ता है और देखता है हर जगह सेना की गाड़ियां खड़ी हैं। गाड़ियों में लाशें पड़ी हैं। एक बोर्ड पर लिखा होता है, दुनिया में महामारी फैल चुकी है, सरकार बंद हो चुकी है। ईश घबरा जाता है। वह कार में बैठकर रेडियो चालू करता है। रेडियो पर आवाज़ आती है, यह वायरस बहुत खतरनाक है, घरों में रहे, बाहर न निकले। ईश तुरंत अपने घर पहुंचता है, लेकिन जो वह दिखता है उसकी दुनिया खत्म हो जाती है। उसके माता पिता मर चुके होते हैं। वह रो पड़ता है। वह उन्हें अपने हाथों से घर के पीछे दफन करता है। उनके माथे पर आखिरी बार चूमता है और अकेला रह जाता है। कुछ दिन बाद वह शहर में घूमता है। चर्च के अंदर उसे दर्जनों लाशें मिलती हैं। हर तरफ मौत ही मौत। वह खाने पीने का सामान इकट्ठा करता है, एक बंदूक उठाता है और शहर छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ता बंद होता है। आखिरकार वह लॉस वेगस पहुंचता है, लेकिन वहाँ भी वही हाल होता है, पूरा शहर खाली। थका हुआ ईश एक होटल में जाता है। वहाँ एक जैकुजी में बैठकर आराम करता है। फिर एक बार में जाकर शराब पीने लगता है। तभी अचानक उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। वह डर जाता है, लेकिन सामने दो लोग खड़े होते हैं, मिल्टन और एन। वे बताते हैं कि वे भी बचे हुए इंसान हैं, वे इम्यून हैं। वे उसे बताते हैं दुनिया ख़त्म हो चुकी है, सरकार हार चुकी है, कोई इलाज नहीं है। एना बताती हैं कि उसने वीडियो कॉल पर अपने परिवार को मरते देखा। मिल्टन बताता है कि वे दोनों एक समझौता किया है, जब खाना खत्म होगा वे खुद को खत्म कर देंगे। इसे सुनकर हैरान रह जाता है। वह कहता है दुनिया में अभी भी बहुत कुछ बचा है, लेकिन मिल्टन कहता है जब जीने की वजह ही नहीं बची तो जीकर क्या करेंगे। अगले दिन इस जाने का फैसला करता है। वह एन को साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देती है। जैसे ही इस बाहर निकलता है, उसे पीछे से दो गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है। इस गुस्से में कार चलाता है। तेज रफ्तार में वह लगभग एक कुत्ते को मार देता है, लेकिन वह ब्रेक लगा देता है। वह कुत्ते को देखता है और उसे अपने साथ ले लेता है। वह उसका नाम रखता है लकी। ये सब अकेला नहीं था, उसके साथ लकी था, और शायद यही छोटी सी चीज उसे फिर से जीने की वजह दे रही थी। वह लकी को अपने साथ लेकर पुराने घर लौट आता है, वही घर जहाँ उसका परिवार रहता था। अब फिर से एक नई शुरुआत की जगह बनता है। शुरुआत में सब कुछ अजीब होता है। हर चीज़ में पुराने दिनों की यादें बसी होती हैं। कभी वो अपने माता पिता के कमरे में खड़ा रहता है, कभी खाली किचन को देखता रहता है, लेकिन धीरे धीरे वह खुद को संभालना शुरू करता है। वह लाइब्रेरी जाता है, जितनी भी सर्वाइवल से जुड़ी किताबें मिलती हैं सब उठा लाता है। अब उसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद है, जिंदा रहना और खुद को टूटने से बचाना। दिन बीतने लगते हैं। इस अपने दिन का एक रूटीन बना लेता है। सुबह उठना, घर की सफाई करना, लकड़ी इकट्ठा करना, पानी भरना और लकी के साथ समय बिताना। कभी कभी वह कार लेकर शहर में घूमने निकलता है, लेकिन वहाँ का सन्नाटा उसे और भी अंदर से खाली कर देता है।
एक साल बीत जाता है। अब इस शारीरिक रूप से मजबूत है, लेकिन अंदर से धीरे धीरे टूट रहा है। कभी कभी वह कार लेकर बिना वजह गोल गोल घूमता रहता है, कभी खुद से बातें करता रहता है। उसे लगता है कि वह अपनी समझ खोता जा रहा है। एक सुबह लकी जोर जोर से भौंकता है। इस बार देखता है और दूर आसमान में धुआं उड़ता दिखाई देता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। क्या कोई इंसान बचा है? वह तुरंत लकी को लेकर कार में बैठता है और उस धुएं की दिशा में निकल पड़ता है। काफ़ी देर बाद वह एक घर के पास पहुंचता है। घर की छत पर एक लड़की खड़ी होती है, हाथ में बंदूक लिए हुए। वह इसको देखती है और सतर्क हो जाती है। इस धीरे धीरे हाथ उठाकर उसे बताता है कि वह कोई खतरा नहीं है, वह अकेला है और सिर्फ बात करना चाहता है। कुछ पल की खामोशी के बाद लड़की बंदूक नीचे कर देती है। उसका नाम एमा होता है। वह ईश को अंदर आने देती हैं। दोनों चुपचाप बैठकर चाय पीते हैं। लंबे समय बाद ईश किसी इंसान से बात कर रहा होता है। यह एहसास ही उसके लिए बहुत बड़ा होता है। एमा बताती हैं कि वह कुछ दिन पहले ही यहाँ आई हैं, वह भी अकेली हैं। दोनों धीरे धीरे खुलकर बात करने लगते हैं। जब ईश जाने लगता है, एमा उससे रोकती हैं और कहती हैं कि वह रात यहीं रुक जाए। ईश मान जाता है। अगली सुबह जब वह जाने लगता है, वह एमा को अपने साथ चलने के लिए कहता है। वह उसे बताता है कि अकेले रहना कितना मुश्किल है। थोड़ी देर सोचने के बाद एमा उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती हैं। अब दोनों साथ रहने लगते हैं। शुरुआत में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन धीरे धीरे सब सहज हो जाता है। घर में फिर से आवाज़ें आने लगती हैं, हंसी सुनाई देती हैं। इस उस रस्सी को काट देता है जो उसने कभी निराश होकर लगाई थी। अब उसे जीने की वजह मिल चुकी है। एमा घर का निरीक्षण करती हैं और देखती हैं कि पेंट्री में चूहे घुस चुके हैं। वे दोनों शहर जाकर नया सामान लाते हैं। शहर में अब जानवर घूमते हैं। इंसानों के बिना दुनिया बदल चुकी है। दिन बीतते जाते हैं। दोनों मिलकर सब्जियां उगाना शुरू करते हैं, मछली पकड़ते हैं, एक छोटा सा फार्म बनाते हैं। एमा इसके बाल काटती हैं, इस मुर्गियों के लिए जगह बनाता है। धीरे धीरे उनका रिश्ता गहरा होने लगता है। एक दिन वे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। अब भी सिर्फ साथी नहीं, एक परिवार बनने की ओर बढ़ रहे होते हैं। कुछ समय बाद इसकी कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है। वह दूसरे वाहनों से पेट्रोल निकालकर काम चलाता है। वह घर की छत पर सोलर पैनल लगाने का काम शुरू करता है ताकि बिजली की समस्या खत्म हो सके। एक दिन काम करते वक्त उसका पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिर जाता है। उसका टकना चोटिल हो जाता है। एमा तुरंत उसकी मदद करती है, वह उसका ख्याल रखती है। उस दौरान एमा बताती हैं कि उसे और लोगों की कमी महसूस होती है। सिर्फ दो लोगों का जीवन कभी कभी बहुत भारी लगता है। एक रात एमा अपने परिवार की पुरानी तस्वीरें देखती हैं और चुपचाप रोती हैं। इस जब ठीक हो जाता है, वह फिर से काम में लग जाता है। कुछ समय बाद एमा उसे बताती हैं वह प्रेग्नेंट है। इस यह सुनकर घबरा जाता है। वह सोचने लगता है कि इस बर्बाद दुनिया में बच्चे को लाना सही है या नहीं, लेकिन एमा शांत रहती हैं। इस लाइब्रेरी जाता है और बच्चों के जन्म से जुड़ी किताबें लाता है। कुछ महीनों में उनका छोटा सा फार्म अच्छी तरह चलने लगता है। उनके पास सब्जियां होती हैं, मुर्गियां होती हैं, लेकिन एमा को प्रोटीन की ज़रूरत होती है। इस मजबूरी में शिकार करने जाता है। वह एक गाय को देखता है और बहुत हिचकिचाने के बाद उसे मारता है। वह माफ़ी मांगते हुए उसका मांस तैयार करता है। घर वापस आकर वह उसे स्टोर करता है। कुछ समय बाद सोलर पैनल भी काम करने लगते हैं। घर में फिर से बिजली आ जाती है, फ्रिज चलने लगता है, सब कुछ बेहतर लगने लगता है। लेकिन तभी एक नई मुसीबत आती है। एमा बेसमेंट में एक बहुत बड़ा चूहा देखती है। वह उसे पानी में डुबा कर मारती हैं, फिर खिड़की से बाहर फेंकती हैं। पूरा शहर चूहों से भर चुका होता है। सैकड़ों चूहे उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। ये समझ जाता है कि उनका कचरा उन्हें आकर्षित कर रहा है। वह तुरंत बाहर जाकर सब कुछ जलाने लगता है। एमा बंदूक लेकर चूहों को मारती हैं, लेकिन चूहों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। वे घर में घुसने की कोशिश करते हैं। दोनों जल्दी जल्दी दरवाजे और खिड़कियां बंद करते हैं, हर छेद को बंद करते हैं, घर को पूरी तरह सील कर देते हैं। तभी उन्हें एहसास होता है लकी बाहर रह गया है। चूहे उसे काट रहे होते हैं। इस मजबूरी में दरवाज़ा खोलता है और उसे अंदर खींच लेता है। कुछ चूहे भी अंदर आ जाते हैं। इस गुस्से में उन्हें मारने लगता है। किसी तरह वे बच जाते हैं। एमा लकी के जख्म साफ करती हैं। उस रात दोनों बहुत डर जाते हैं। इसको डर लगता है कि वह एमा को खो सकता है। तभी एमा उसे सच बताती हैं। वह पहले भी 2 बच्चों को जन्म दे चुकी हैं और उसने अपने पूरे परिवार को खो दिया था। अब इस समझ जाता है कि एमा उससे कहीं ज़्यादा मजबूत है। समय गुजरता है। धीरे धीरे चूहों की समस्या खत्म हो जाती है। बाहर जंगली बिल्ली आ जाती हैं जो चूहों को खत्म कर देती हैं। अब घर फिर से खुल जाता है।
एक दिन एमा को दर्द शुरू होता है। उसका बच्चा जन्म लेने वाला होता है, लेकिन बच्चा गलत पोजीशन में होता है। ईश घबरा जाता है, वह किताब ढूंढने लगता है, लेकिन एमा उसे रोकती है। वह खुद उसे गाइड करती हैं। काफ़ी मुश्किलों के बाद बच्चा सही तरीके से जन्म लेता है, एक प्यारी सी बेटी। अब उनके जीवन में फिर से उम्मीद आ जाती है। एमा शहर में एक दीवार पर उनका पता लिखती है, ताकि अगर कोई बचा हो तो वह उन्हें ढूंढ सके। दूर कहीं कोई यहाँ साइन देख रहा होता है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अब उस भयानक महामारी को कई साल हो चुके हैं। ईश और एमा की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही, लेकिन अब वो अकेले भी नहीं है। उनके पास उनका छोटा सा परिवार है, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। 6 साल बीत चुके होते हैं। एक दिन ईश अपनी गाड़ी लेकर कहीं जा रहा होता है। रास्ते में अचानक उसकी गाड़ी एक शेर से टकरा जाती है। शेर घायल हो जाता है। ईश बंदूक निकालता है ताकि उसे तकलीफ से छुटकारा दिला सके, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। वह तुरंत जंगल की तरफ देखता है। वहाँ एक लड़की खड़ी होती है। वह डरी हुई होती है और भागने लगती है। ईश उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन जैसे वह पास पहुँचता है, लड़की डरकर उस पर हमला करने की कोशिश करती है। ईश तुरंत पीछे हट जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। वहाँ कोई खतरा नहीं है। वह कहता है कि उसके पास खाना है और वह अकेला नहीं है। लड़की कुछ नहीं बोलती, बस डर के मारे भाग जाती है। ईश वापस अपनी गाड़ी के पास आता है, लेकिन शेर गायब होता है। उसे एहसास होता है कि वह लड़की उसका पीछा कर रही होती है। वह उसे एक सेब देता है। लड़की धीरे धीरे उसे स्वीकार करती है और गाड़ी के पीछे बैठ जाती है। ईश उसे अपने घर ले आता है। अब सामने एक नया सच आता है। ईश और एमा के अब 2 बच्चे होते हैं, हीदर और एलेक्स। सिर्फ इतना ही नहीं, अब उनके साथ 2 और भी लोग रहते हैं, जॉर्ज और मॉरिन। और एमा फिर से प्रेग्नेंट होती हैं। अब यहाँ सिर्फ एक घर नहीं, एक छोटा सा समुदाय बन चुका होता है। नई लड़की अभी भी चुप रहती है। वह किसी से बात नहीं करती, वह ट्रक से बाहर भी नहीं आती। ईश समझ जाता है कि वह बहुत कुछ झेल चुकी हैं। उसे PTSD है। अगले दिन मॉरिन उसे खाना देने जाती हैं। लड़की डर जाती हैं और प्लेट गिरा देती हैं, लेकिन जब मॉरिन उसे अपने जैसे निशान दिखाती हैं तो लड़की धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। मॉरिन उसे भरोसा दिलाती हैं। धीरे धीरे लड़की नहाने के लिए तैयार हो जाती हैं। उसे नया नाम दिया जाता है एवी। एवी के सामान में एक डायरी मिलती है। उसमें अजीब अजीब ड्राइंग होती है। एक चिट्ठी भी होती है जो उसकी माँ ने लिखी होती है। उसमें लिखा होता है एवी के पिता उसे मारते थे और जब महामारी फैली तो हालात और ख़राब हो गए। उसकी माँ बीमार थी और उसे बचा नहीं सकी। अब एवी अकेली रह गई थी। ईश और उसका परिवार एवी को अपने साथ रख लेते हैं। अब उनका परिवार और बड़ा हो जाता है। कुछ समय बाद एमा एक बेटे को जन्म देती है। उसका नाम रखा जाता है जॉय। समय बीतता है। अब घर में खुशियाँ लौट आई हैं। बच्चे खेलते हैं, सब लोग मिलकर काम करते हैं। एक नई दुनिया बन रही होती है। एक दिन कुछ लोग उनके घर के पास आते हैं। ईश और बाकी लोग बंदूक लेकर बाहर आते हैं। वे लोग भी हथियार लिए होते हैं। कुछ देर बातचीत होती है, फिर दोनों तरफ के लोग अपने अपने हथियार नीचे रख देते हैं। उनमें एक लड़की होती है मॉली, बाकी उसके साथी होते हैं जीन, एजरा और रैफ। वे बताते हैं कि वे दूर से आए हैं, वे भी सर्वाइवर हैं। ईश उन्हें रहने की जगह देता है, लेकिन वह अंदर से थोड़ा शक करता है। अगले दिन सब लोग मिलकर शहर जाते हैं। इस शक्ति से नियम समझाता है, किसी को अलग नहीं जाना है, लेकिन मॉली उसकी बात नहीं मानती। वह हॉस्पिटल चली जाती है। वह उसे बहुत सारी दवाइयाँ मिलती हैं। जब वह वापस आती हैं, इस गुस्सा होता है, लेकिन जब वह दवाइयाँ दिखाती हैं तो सब हैरान रह जाते हैं। अब सब लोग साथ रहने लगते हैं। रात में बॉनफायर होता है, जिन गाना गाती हैं, सब लोग हंसते हैं। धीरे धीरे सब एक परिवार बन जाते हैं। जिनका बच्चा होता है, मॉरिन का भी बच्चा होता है। 14 साल बीत जाते हैं। अब यह जगह एक बड़ा परिवार बन चुकी होती है। बच्चे बड़े हो चुके होते हैं। एक दिन तूफान आता है। ईश और जॉय लाइब्रेरी से लौटते हैं। घर पहुंचकर पता चलता है लकी गायब है। ईश उसे ढूंढने जाता है और उसे एक पेड़ के नीचे मरा हुआ पाता है। ईश टूट जाता है। वो लकी को दफन करता है। कुछ समय बाद एक जंगली शेर घर के पास आ जाता है। बच्चे खेल रहे होते हैं। ईश उन्हें बचाने के लिए आगे आता है। शेर उस पर हमला कर देता है। एवी पहली बार जोर से चिल्लाती हैं, बचाओ। सब लोग दौड़कर आते हैं और ईश को बचाते हैं। मॉली उसका इलाज करती हैं। धीरे धीरे ईश ठीक हो जाता है। 17 साल बीत जाते हैं। अब जॉय बड़ा हो चुका है। वह मछली पकड़ने में माहिर होता है। ईश उसे देखकर खुश होता है, लेकिन एलेक्स को जलन होती है। हीदर और रैफ अब बड़े हो चुके होते हैं। वे दुनिया देखना जाना चाहते हैं। आखिरकार उन्हें जाने की इजाज़त मिल जाती है। वे गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। कुछ समय बाद एक नई समस्या आती है। पानी खत्म होने लगता है, सूखा पड़ जाता है। अब उनके पास सिर्फ 1 हफ्ते का पानी बचा होता है। तभी 2 गाड़ियाँ आती हैं। नए लोग आते हैं। उनमें से एक होता है चार्ली। वह कहता है कि उनके पास पानी निकालने का तरीका है। वह जमीन में कुआं खोद सकता है।
इस उसे रहने देता है, लेकिन इसको चार्ली पर भरोसा नहीं होता। कुछ दिनों बाद चार्ली का असली चेहरा सामने आता है। चार्ली और उसके लोग अब इसके घर के पास ही रह रहे होते हैं। बाहर से सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन इसके अंदर एक अजीब सा डर बैठ चुका होता है। उसे चार्ली की आंखों में कुछ गलत दिखता है, कुछ ऐसा जो बाकी लोग नहीं देख पा रहे। चार्ली जमीन में कुआं खोदने का काम शुरू करता है। वह बहुत मेहनती दिखता है और धीरे धीरे परिवार के बाकी लोग भी उससे घुलने मिलने लगते हैं। वे सब साथ बैठकर खाना खाते हैं, बातें करते हैं, गाना गाते हैं। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ सामान्य हो गया है, लेकिन इसको यह सब नकली लगता है। एक दिन वह एलेक्स से कहता है कि चार्ली के पास ज़्यादा मत जाया करो, लेकिन एलेक्स उसकी बात नहीं मानता। उसे लगता है कि उसका पिता बिना वजह शक कर रहा है। ईसा एमा से अपनी चिंता बताता है, लेकिन एमा कहती है कि शायद वह ज़्यादा सोच रहा है। दिन गुजरते जाते हैं। आखिरकार एक दिन कुआं बनकर तैयार हो जाता है। जमीन से पानी फूटकर बाहर आता है। सब लोग खुश हो जाते हैं, वे जश्न मनाते हैं, लेकिन इस खुश नहीं होता। वह चार्ली से कहता है कि अब वह अपना ईंधन ले और यहाँ से चला जाए, लेकिन चार्ली मुस्कुराकर कहता है मुझे यहाँ जगह पसंद आ गई है, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। यह सुनकर इसका शक और गहरा हो जाता है। उस रात सब सो रहे होते हैं। अचानक इसको एक लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वह बाहर निकलता है और देखता है चार्ली एवी के घर से बाहर आ रहा होता है। उसके साथ उसका आदमी साइलस पहरा दे रहा होता है। इसको सब समझ आ जाता है। वह अंदर भागता है और एवी को रोते हुए देखता है। चार्ली ने उसके साथ गलत किया होता है। अब इसके सामने सबसे बड़ा फैसला होता है। वह अपने परिवार को इकट्ठा करता है, सबको सच्चाई बताता है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। अब सवाल होता है चार्ली के साथ क्या किया जाए। कुछ लोग कहते हैं कि उसे भगा दो, कुछ कहते हैं कि वह वापस आ जाएगा, कुछ कहते हैं कि उसे मारना ही पड़ेगा। बहुत देर तक बहस होती है। आखिरकार वे वोट करने का फैसला करते हैं। लगभग सभी लोग चार्ली को मारने के पक्ष में होते हैं। जॉर्ज पहले मना करता है, लेकिन मॉरिन के कहने पर वह भी हाँ कर देता है। अब फैसला हो चुका होता है। इस चार्ली के पास जाता है। वह उसे कहता है कि वह यहाँ से चला जाए, लेकिन चार्ली मना कर देता है। वह हंसता है जैसे उसे किसी का डर ही नहीं हो। तभी इस पीछे से हथौड़ा उठाता है और जोर से चार्ली के सिर पर मारता है। चार्ली जमीन पर गिर जाता है, लेकिन इस रुकता नहीं। वह बार बार मारता है, इतना मारता है कि उसका गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। वह चिल्लाता रहता है। आखिरकार चार्ली मर जाता है। इसके हाथ खून से भर जाते हैं। उसकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों होते हैं। एजरा उसे रोकता है, एमा उसे संभालती है। अगले दिन वे चार्ली की लाश को समुद्र में फेंक देते हैं। बाकी लोगों से कहा जाता है कि चार्ली चला गया। पैरी जो चार्ली के साथ आई थी सब समझ जाती है। वह रात की सांस लेती है। वह भी चार्ली की शिकार रह चुकी होती है, लेकिन साइलस गुस्से में चला जाता है। वह कहता है कि चार्ली ऐसा नहीं करता। वह बदला लेने की बात करता है। इस उसे अंदर आने नहीं देता। वह कहता है तुम भी दोषी हो, तुमने उसे रोका क्यों नहीं। समय बीतता है। अब 20 साल हो चुके होते हैं। धरती धीरे धीरे ठीक हो रही होती है। पेड़ पौधे वापस आ रहे होते हैं। जानवर हर जगह दिखने लगते हैं। जॉय और कोरी मिलकर एक अजीब सा प्लान बनाने की कोशिश करते हैं। सब लोग उत्साहित होते हैं, लेकिन एलेक्स अब भी खुश नहीं होता। एक रात जॉय बीमार पड़ जाता है। उसे तेज बुखार होता है। धीरे धीरे बाकी लोग भी बीमार होने लगते हैं। मॉली कहती हैं यहाँ साधारण बीमारी नहीं है, यहाँ उसी पुराने वायरस का नया रूप हो सकता है। घर में अफरा तफरी मच जाती है। सब लोग बीमारों की देखभाल करने लगते हैं। इस जॉय के पास बैठा रहता है। वो उसे खोने से डरता है। उसे चार्ली की याद आने लगती है। उसे लगता है कि यह सब सजा है। कुछ दिन बाद हीदर वापस आती हैं, लेकिन वह अकेली होती हैं। रैप मर चुका होता है। वह बताती हैं कि एक आदमी ने उस पर हमला किया था। वह आदमी साइलस था। अब सब कुछ और डरावना हो जाता है। इस हार मानने को तैयार नहीं होता। वह साइकिल लेकर शहर जाता है। हॉस्पिटल से दवाइयाँ लाता है। भगवान से प्रार्थना करता है मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे बेटे को बचा लो। मॉली एक नई दवा बनाती हैं। कुछ लोग ठीक होने लगते हैं, लेकिन जॉय की हालत खराब होती जाती है। आखिरकार जॉय अपने माता पिता को आखिरी बार देखता है और मर जाता है। यह इसके लिए सबसे बड़ा झटका होता है। वह टूट जाता है। वह गुस्से में साइन मिटा देता है। लाइब्रेरी जाकर किताबें तोड़ देता है। घर में जॉय को दफनाया जाता है। सब रोते हैं। एमा इसको समझाती है। वह कहती है कि हम अभी भी जिंदा हैं, हमें जीना होगा। धीरे धीरे इस खुद को संभालता है। एक दिन वह जॉय की डायरी पढ़ता है। उसमें एक रेडियो का डिजाइन होता है। इस फैसला करता है वह रेडियो बनाएगा। वे सब मिलकर रेडियो बनाते हैं, एंटीना लगाते हैं। कई दिनों तक कोई जवाब नहीं आता। एक दिन आवाज़ आती है हम यहाँ हैं, हम 77 लोग हैं। इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब उन्हें पता चल जाता है कि वे अकेले नहीं हैं। समय आगे बढ़ता है। 50 साल बाद इस बूढ़ा हो चुका होता है। वो अपना हथौड़ा एक बच्चे को देता है और कहता है इंसान आते जाते रहते हैं, लेकिन धरती हमेशा रहती है। और यही कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।